Okay, so hello learners, welcome back to this very brand new lesson. Okay, so in this particular lesson हम डिस्कस करेंगे द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में. ठीक है, चैप्टर 72 है ये. एंड इन हमारी जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ है उसको कंप्लीट हम यहाँ पे कर रहे हैं. 7th एडिशन है ये बेसिकली लक्ष्मीकांत का, विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में. ये याद होना चाहिए आपको एज एन एस्पिरेंट. उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया किनको, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, राइट. ओके, तो क्या चेंजेस किए इस वाले अमेंडमेंट ने. तो आर्टिकल 19 उसने क्या करा कि भाई राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया अंदर आपके आर्टिकल 19. और कौन से 6 राइट्स आते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, मुझे बताना आप. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, इट इंक्लूडेड दी आपकी जो न्यू DPSP है, न्यू DPSP ऑन द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आर्टिकल 43B इसके अंदर ऐड कर दिया गया. थर्ड क्या चेंज किया इसने एक नया पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया एंड इंटाइटल किया इसको द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो आर्टिकल 243ZH से लेकर के ZG तक है. ठीक है, तो इस तरीके से तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसको लेकर के वो देख लेते हैं. तो अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपको बहुत क्लियरली, अगर कोई पूछे आपसे या फिर क्वेश्चन आ जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यस डेफिनेटली मेंशन है. इसके अंदर ही मेंशन किया गया इसी वाले अमेंडमेंट है. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लीजिए कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ताकत है, वो प्रोविजन बना सकती है इससे रिलेटेड कि भाई इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, ये सब चीज़ को लेकर के. दूसरा, द नंबर एंड द टर्म्स ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स जो ऑफिस बेयरर्स हैं जो इसको चलाएंगे. ठीक है, तो वो भी उसके अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगी. बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट एक्सीड 21. बहुत ज़रूरी बात है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है, इसको ध्यान सुनना. स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही ताकत है, शैल हैव प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट टू द शेड्यूल कास्ट और द आपका जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एंड 2 सीट्स फॉर द विमेन ऑन द बोर्ड्स और एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग मेंबर फ्रॉम सच कैटेगरी ऑफ पर्सनस. ठीक है, एंड टर्म कितना रहेगा इनका, सर एंड मैम, वो रहेगा 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन. ठीक है, अब देखिए इलेक्शन कौन कराएगा मेंबर ऑफ बोर्ड्स के. तो सिंपल है कि जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इनके इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इनको इलेक्शन हो जाएगा ना, दे कैन अज्यूम द ऑफिस. तो इसका सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन कौन कराएगा इलेक्शन, तो वो बॉडी कराएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शंस, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर बताएगी. ठीक है, वो चाहे स्टेट इलेक्शन कमीशन हो सकता है या फिर कुछ भी, वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने कानून में लिख देगी. ठीक है, तो इतना है ये. नेक्स्ट है सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड्स एंड इंटरिम जो मैनेजमेंट है. और जब इसकी बात करते हैं तो जो कोई भी बोर्ड शेल नॉट बी सुपरसीडेड, उसको सुपरसीड भी नहीं कर सकते और कैप्ट अंडर सस्पेंशन फॉर मोर देन 6 months, सस्पेंड भी नहीं कर सकते 6 months से ज़्यादा. ठीक है, बड़ी दिक्कत होती है, नहीं तो सस्पेंशन रहता है तो काम वाम रुक जाता है. तो आई मीन कौन से केसेस में है ना, कैप्ट द बोर्ड में बी सुपरसीडेड और कैप्ट अंडर सस्पेंशन इन केस. देखिए इन वाले पर्टिकुलर केसेस में ही सस्पेंड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड सुपरसीड भी, जैसे ऑफ इट्स परसिस्टेंट डिफॉल्ट, एक के बाद एक डिफॉल्ट, ऑफ नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटी, कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ प्रिजुडिशियल इन इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स मेंबर. ठीक है, एंड स्टेलमेट, being a stalemate in the constitution and functions of the board and of the election body having failed to conduct election. तो इन सब चीज़ को लेकर के फिर सुपरसीड किया जा सकता है. आज अगर सुपरसीड कर दिया गया है ना, सुपरसेशन कर दिया गया बोर्ड का, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया जाता है टू मैनेज द अफेयर्स, इलेक्शन हो जाएंगे 6 months के अंदर और फिर वापस से ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देगा, आपके जो इलेक्टेड बोर्ड है नया. नेक्स्ट बात करें तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इनके अकाउंट्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो कौन करता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर ही प्रोविजन बनाती है इसके लिए भी. कौन, स्टेट लेजिस्लेचर, पूरा ताकत है इसके पास कि भाई किस तरीके से मेंटेन करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिटिंग वगैरह सब इसी का रहेगा. एंड इट शैल ले डाउन द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर्स या फिर ऑडिटिंग फर्म्स जितने भी हैं, दे शैल बी एलिजिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑल्सो. एंड जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको ऑडिट कराना ही पड़ेगा बाय द ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म्स, जो कि जनरल बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपॉइंट करेगी. ठीक है, बट सच एन ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म शेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अ बॉडी अथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ. और हर 6 महीने में ऑडिट होगी भाई, रिपोर्ट समझ गए आप, हर 6 महीने में इनका ऑडिट किया जाएगा. एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट इज एन एपेक्स
ऑफ एन एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल बी लेड बिफोर दी आपके स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी याद रखना, हाउस के सामने भी रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका कन्वेनिंग ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग्स, तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर के पर है कि वही प्रोवाइड करेंगी दैट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ एवरी सोसाइटी शैल बी कन्वेंड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक तो ये है राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करती है फॉर एक्सेस ऑफ एवरी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द बुक्स इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। प्रोविजन वगैरह जितने भी है सब स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगी आपके। रिटर्न्स फाइल करेगी एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन द 6 months, ठीक है, ओके। और इसमें रिटर्न्स में क्या क्या होगा, आपके एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, प्लान ऑफ सरप्लस डिस्पोजल, लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बायलॉज वगैरह में किए गए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिगार्डिंग द डेट ऑफ होल्डिंग की मीटिंग कब कब हुई, ये सब चीज़ें, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है। बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को लेकर के, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही ताकत है, दे कैन मेक प्रोविजन फॉर दी ऑफेंसेस रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी विलफुल कोई डिफ़ॉल्ट करती हैं या फिर फॉल्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो ये सब चीज़ें, वही सब चीज़ें बुरी बुरी बातें है ना, तो इन्हीं को लेकर के ऑफेंसेस जितने भी होते हैं पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है। करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हो, विलफुल फेल्स किए गए हों, कि भाई कस्टडी नहीं दी अभी तक, ये सब चीज़ें, आई मीन बुक्स की, ये सब चीज़ें। एप्लीकेशन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें क्या है, इसमें ये है बेसिकली, इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं दैट एनी रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट शेल बी कंस्ट्रूडेड एज अ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि एक से इसी के लिए बेसिकली मुझे लगता है ये कानून आया, ठीक है, मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो ये तो केंद्र के पास हो गई ना सीधी सीधी, जैसे इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, ये सब चीज़ें उसी की तरह ही है। एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज, तो कौन करता है वो, तो वो करते हैं सर मैम प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं दैट द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शेल नॉट अप्लाई टू एनी यूटी और पार्ट देयर ऑफ शी में स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन करना उसमें ज़रूरी है, ठीक है। कंटिन्यूएंस ऑफ दी आपके जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, अरे जितने भी कानून इस वाले जो अमेंडमेंट आया था 97, इसके पहले जितने भी थे अगर वो इनकन्सिस्टेंट है ना, तो उनको अमेंड करके या फिर रिपील करके 1 साल के अंदर अंदर उसको क्या करना, कमेंसमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। आई मीन कंटिन्यू करना है कि नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। रीज़न क्या है फॉर द अमेंडमेंट, कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना कुछ रीजंस दिए थे कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ओवर द ईयर्स हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी, बहुत वॉल्यूमिनस ग्रोथ करने में हमारी मदद करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में मदद होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वेल इस्टेब्लिश्ड है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये आपके एंट्री 2032 में है, सॉरी स्टेट लिस्ट में ऑफ द 7th शेड्यूल, तो ये तो याद रखिएगा आप। एंड स्टेट लेजिस्लेचर फिर उसके अकॉर्डिंगली लेजिस्लेशन बना सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के, लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसमें फिर वो आपका सेंटर आ जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू इंश्योर दैट कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना इन द कंट्री, वो डेमोक्रेटिकली काम करे, प्रोफेशनली काम करे, ऑटोनोमस एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर में काम करें। तो इसलिए हम ये वाला कानून लेकर के आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं। तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी वैलिडिटी को लेकर के राजेंद्र शाह केस के अंदर कहा था गुजरात हाई कोर्ट ने कि भाई पार्ट 9 इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो फॉर वांट ऑफ द रिक्विसिट रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, कि भाई इसके अंदर तो फेडरल क्वेश्चन है, ये तो आपने स्टेट से रेटिफाई नहीं कराया अंदर आर्टिकल 368 है ना, तो ये वाली बात इसके अंदर की गई। फर्दर कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 1 जो है आपके सी फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड 43B आपने जो किया है कि ये इम्पैक्ट नहीं होंगे इस वाले पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स, ये वाली बात की गई इस वाले पर्टिकुलर। तो अपील की गई बाय दी यूनियन ऑफ इंडिया अगेंस्ट दी अबव जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट था गुजरात हाई कोर्ट का, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इट स्ट्राइक्स डाउन द एंटायरिटी ऑफ पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल्सो डिक्लेयर द पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार एज जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, वहीं पर लगेगा ये कानून आपके, ठीक है, विद इन वेरियस स्टेट और इन द आपके यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपका सबसे ज़रूरी स्टेटमेंट है कि मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वहाँ पर लगेगा ये, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये आर्टिकल से कुछ इससे रिलेटेड आर्टिकल 243 Z8 से लेकर के ZT तक ये है, ठीक है। तो ये था आपका। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।